नमस्कार। तीरथ कैबिनेट में 5 प्रस्ताव किए गए पास। कुंभ में नियमों में ढील को मंजूरी। हरिद्वार को 4 जोन में बांटा गया। गोपन विभाग अब कहलाएगा मंत्रिपरिषद विभाग। कुंभ की तैयारियों को लेकर काफी एक्टिव है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ के कार्यों में देखी जा रही तेजी। संत समाज भी नए सीएम के फैसले से खुश। कुंभ मेले की कवरेज के लिए मीडिया सेंटर बनकर तैयार। मेला प्रशासन ने हरिद्वार के चंडी द्वीप नीलधारा में बनाया मीडिया सेंटर। कार्यक्रम रिकॉर्ड करने की सुविधा भी स्टूडियो में उपलब्ध। कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाने के लिए कुंभ मेला पुलिस ने की बड़ी पहल। संकरी गलियों में घुसकर भी भीड़ नियंत्रित करने में सक्षम होगी पुलिस। साइकिल का किया जाएगा इस्तेमाल। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ में शाही स्नान के मौके पर साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा कर देश भर में संदेश दिया। अखाड़ों के साधु संतों ने उन्होंने मुख्यमंत्री के इस अंदाज की सराहना की। हरिद्वार आने से पहले श्रद्धालुओं को कुंभ द्वार में करना होगा प्रवेश। मेला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तैयार कराया मोबाइल ऐप। श्रद्धालुओं को मिलेगी ऐप से हर जानकारी। हरिद्वार कुंभ में किन्नर अखाड़े की रौनक अलग ही दिख रही है। अब किन्नर अखाड़े ने पहली बार हरिद्वार कुंभ में अपनी शोभा यात्रा निकाली और पेशवाई में भी हुए शामिल। हरिद्वार महाकुंभ में आग लगने जैसे हादसे से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां। कुंभ मेला क्षेत्र में 7 फायर स्टेशन बने। कुंभ मेले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया खास इंतजाम। पहुंचते ही श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे मास्क। कुंभ आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए तीरथ सरकार ने पहले से प्लानिंग कर ली है। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ आने वाले यात्रियों के लिए 4 गुना ज्यादा बसें चलाई। तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किए, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए गए। सन 54 में 13 अखाड़ों ने मिलकर के एक परिषद बनाई जिसका नाम रखा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। हरिद्वार महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। इस महामेले में बड़े बड़े साधु सन्यासी आए हुए हैं। इसमें सभी 13 अखाड़ों के महंत, मठों के मठाधीश, महामंडलेश्वर और हजारों नागा सन्यासी आए हुए हैं। महाकुंभ की इस कड़ी में आज बात करेंगे अखाड़ों की। आखिर कैसे हुई अखाड़ों की स्थापना? अखाड़ा परिषद वजूद में है जो आज भी सनातन परंपरा की रक्षा हेतु, कुंभ की व्यवस्था हेतु हमेशा तैयार रहती, तत्पर रहती है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सन्यासियों को शस्त्र उठाना पड़ा? क्या आप लोग इन 4 मठों में रहते हुए 4 वेदों का अभ्यास करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना किए रहिएगा और कोई भी ऐसा ना आ जाए जो फिर से वैदिक धर्म को हटाने की चेष्टा करे। अखाड़ों की स्थापना के पीछे साधुओं और धर्म रक्षकों की क्या भावना थी? कभी भी जब सनातन परंपरा पे कोई कुठाराघात होता है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। धार्यति इति धर्मा, अगर यही धारणा थी तो वैरागियों को अस्त्र शस्त्र उठाने की नौबत क्यों आई? शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया और सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर दी। लेकिन उनके मन में बात ये आई कि मैं तो अब मेरा काम हो गया, 32 साल की उम्र में धराधाम मुझे छोड़ के चले भी जाना है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के रख रखाव, उनका गवर्नेंस, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। संतों को क्यों पड़ी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जरूरत? तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किए, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए गए। जिन 13 अखाड़ों ने धर्म की सनातन परंपरा को जिंदा रखा है,
उन अखाड़ों के मठाधीशों और उनके शासकों का चुनाव कैसे होता है। आज हरिद्वार महाकुंभ की सीरीज में देखिए अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के बनने की कहानी। तो भारत में 13 अखाड़े हैं और इन अखाड़ों में कई महंत, महामंडलेश्वर और सन्यासी रहते हैं। हर अखाड़े की अपनी कहानी है। किस अखाड़े की स्थापना कब हुई और किन परिस्थितियों में इनकी स्थापना हुई, इसकी भी कहानी है। महाकुंभ की इस सीरीज में एक एक कर कहानियों को हम लाते रहेंगे। इस सीरीज में आज हम दिखाएंगे अखाड़ा और अखाड़ा परिषद बनने की कहानी, अखाड़ों का मैनेजमेंट, उनके महामंत्री अध्यक्ष का चुनाव और इनके क्या काम होते हैं। कुंभ, महाकुंभ, साधु सन्यासी, मठ मठाधीश, अखाड़ा, अखाड़ा परिषद। जब जब कुंभ मेला लगता है तो अखाड़ा और उससे जुड़े संतों का जमघट उस जगह पर लगने लगता है जहां कुंभ लगा होता है। अलग अलग अखाड़ों के साधु सन्यासी तय समय पर कुंभ क्षेत्र की ओर कूच करते हैं और फिर तय समय पर पूरे विधि विधान के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कुंभ मेले में सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं अखाड़े और उनकी व्यवस्थाएं। मेले में जो भी नागा सन्यासी, दंडी या फिर कोई अन्य सन्यासी दिखता है तो किसी न किसी अखाड़े या फिर मठ या मंदिर से जुड़ा होता है और ये अखाड़े जुड़े होते हैं अखाड़ा परिषद से। आज इस सीरीज में बात कर रहे हैं अखाड़ा और अखाड़ा परिषद की स्थापना की। शुरुआत अखाड़ों की स्थापना की कहानी से करते हैं। अखाड़ों की स्थापना कब हुई इसकी तारीख निश्चित नहीं है। कहा जाता है कि 2500 साल पहले अखाड़ों की स्थापना की गई। गौर करने वाली बात यह है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा ही क्यों कहते हैं। इसके पीछे की कहानी इस तरह से समझिए कि दंगल में जिस तरह से अखाड़े होते हैं, साधु संतों के भी अखाड़े होते थे जिसमें वो आजमाइश किया करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और फिर यही साधु संत धर्म रक्षा करने के लिए अखाड़े करने लगे। इस वक्त 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं। पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी, पंचअटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, निरंजनी, तपोनिधि, आनंद अखाड़ा, पंचदशनाम अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, पंचदशनाम, पंच अग्नि अखाड़ा, दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा, पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन और निर्मल पंचायती अखाड़ा। इन सभी अखाड़ों की स्थापना की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प है। इस सीरीज में आने वाले दिनों में एक एक अखाड़े की कहानी लेकर आएंगे, लेकिन अभी बात सिर्फ अखाड़ों की शुरुआत और उनके मैनेजमेंट की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि अखाड़ों की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। आने वाले दिनों में क्या होगा, फिर से अगर ये मतवाद सिर उठा लिए तो उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की और 10 नाम के सन्यासी बनाए। गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। और इनको 4 मठों में व्यवस्थित कर दिया कि आप लोग इन 4 मठों में रहते हुए 4 वेदों का अभ्यास करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना किए रहिएगा और कोई भी ऐसा ना आ जाए जो फिर से वैदिक धर्म को हटाने की चेष्टा करे। जो 13 अखाड़े इस वक्त सनातन परंपरा में है, उन्हें शंकराचार्य का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना की थी तो उसी वक्त धर्म रक्षा के लिए अखाड़ों की जरूरत थी। हालांकि अखाड़ों की परंपरा ज्योतिष पीठों से पहले भी रही है। इन्हें मूर्त रूप शंकराचार्य के बाद मिला। तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किए, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए गए कि अगर शत्रु आक्रमण कर दे तो वैचारिक आक्रमण तो वैचारिक व्यक्ति से लड़ा जा सकता है। कोई अगर बोलते हुए आए तो हम बोलते हुए उसकी बात काट सकते हैं, लेकिन वो हमारी बातें ही ना सुने और सीधे हमारे तलवार घोंप दे, तब तो ऐसे में शस्त्र की आवश्यकता होती है। शास्त्र से रक्षा, फिर शस्त्र। अखाड़ों के साधु संतों के पास उनका शस्त्र होता है जिसका मुख्य उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। संत कहते हैं कि वैचारिक आतंक का उत्तर शस्त्रों से दिया जा सकता है, लेकिन जब शस्त्र से कोई हमला करे तो फिर उसका जवाब हथियारों से ही दिया जाता है।
अभी मुक्तेश्वर आनंद कहते हैं कि वक्त के साथ साथ अखाड़ों की संख्या भी बढ़ती गई। जो 13 अखाड़े इस वक्त है, उनमें से 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जबकि कुछ ब्रह्मचारियों के अखाड़े हैं। तो शस्त्र से रक्षा की जब आवश्यकता पड़ी, जब हमारे देश में ताहिर का आक्रमण हुआ, दूसरे का आक्रमण हुआ, जब ऐसे लोग आने लगे जो आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे मोर्चा लेने की ज़रूरत पड़ी। तब सन्यासियों ने वो दायित्व भी निभाया। तब उस समय अखाड़ों की स्थापना हुई। अलग अलग समय में अलग अलग अखाड़े बने। इस समय 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिनमें से 6 सन्यासियों के अखाड़े हैं और 1 ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा। ये सभी अखाड़े संगठित होकर के अपने सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देते हुए, जब जरूरत पड़ी शास्त्र से, जब जरूरत पड़ी शस्त्र से, लड़ करके सनातन धर्म की रक्षा की है। अखाड़ों में सन्यासियों को शस्त्र और शस्त्र चलाने दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए कर सके। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में जब कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है, तो सभी अखाड़ों के साधु सन्यासी वहां पहुंचते हैं, धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। कुंभ और महाकुंभ के मेले में ही साधु संत आगे की रणनीतियां तय करते हैं। जब कुंभ होता है, कुंभ के समय सब समवेत होते हैं। नीति बनती है कि आने वाले दिनों में धर्म रक्षा के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, और फिर उसके बाद, कुंभ के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वहाँ जा कर के साधना, उपासना अथवा धर्म रक्षा का जो कार्य करना है वो करते हैं। अखाड़ों और उनके साधुओं की यही कहानी है। अखाड़ों के पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, धर्म की रक्षा करना। हर अखाड़ों के अपने नियम है, अपना कायदा है। साधु संत अखाड़ों के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, और अगर कोई शख्स नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए स्थापित साधु संतों के अखाड़े आज भी अपने उद्देश्य को समर्पित हैं। साधु संतों के इन अखाड़ों की ओर से समाज सेवा और समाज उद्धार के लिए कई तरह की गतिविधियां की जाती हैं। इन अखाड़ों के अपने अनुशासन हैं, अपने संविधान हैं। अगर अखाड़े का कोई भी साधु सन्यासी अखाड़ों के नियमों के विरुद्ध काम करता है, तो उसके खिलाफ अखाड़े के कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। इन अखाड़ों को मैनेज करने के लिए एक अखाड़ा परिषद भी है, जो अखाड़ों के लिए नीति नियम तय करते हैं, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। और कुंभ मेले और अखाड़ों का इतिहास हजारों साल पुराना है। पुराने दौर में अखाड़ों की विचारधारा में टकराव होने के साथ अखाड़े बढ़ते चले गए और वर्तमान में 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं। 1954 में प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ मेले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहुंचे तो वहां भगदड़ की स्थिति हो गई और कई साधु सन्यासियों के साथ आम श्रद्धालुओं को भी जान गंवानी पड़ी। तब मेले में व्यवस्था बनाने के लिए साल 1954 में अखाड़ा परिषद का गठन किया गया और तब से अखाड़ा परिषद आज तक सभी कुंभ मेलों के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को मिलाकर अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी बनाए जाते हैं। 13 अखाड़ों ने मिलकर के एक परिषद बनाई, जिसका नाम रखा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। तब से अखाड़ा परिषद वजूद में है, जो आज भी सनातन परंपरा की रक्षा हेतु, कुंभ की व्यवस्था हेतु हमेशा तैयार रहती, तत्पर रहती है। कभी भी जब सनातन परंपरा पे कोई कुठाराघात होता है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तुरंत उसमें कार्रवाई करती है और उसके लिए लड़ने को तैयार रहती है। इसी तरह से अखाड़ा परिषद का गठन हुआ और जिसमें 13 अखाड़ों के 2-2 पदाधिकारी चुने जाते हैं और वही 26 मेंबर आपस में बैठ करके अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव करते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे कुंभ की परंपरा के ऐसे ही अद्भुत बातें। रुकते हैं कुछ ही पलों के लिए, लौटते हैं और खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पिछले 4 साल में यूपी के विकास के लिए किए गए
कार्यों की चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में अपने अनुभवों को भी शेयर किया है। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज से 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और उत्तर प्रदेश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना देखा था। मुख्यमंत्री योगी ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जिससे प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। अब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं तो सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपने कार्यों का लेखा जोखा दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से किया। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ प्रगति चिरंतन कैसी इतियत सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत असफल सफल समान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। यही योगी का विजन है, यही योगी का मिशन है। सबको साथ लेकर चलने की योगी की प्रतिबद्धता ही उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग बनाती है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पत्र में पिछले 4 साल के दौरान हुए विकास कार्यों और उन फैसलों की चर्चा की है जिसका सीधा असर प्रदेश की 22 करोड़ जनता पर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लेटर लिखा है प्रदेश की जनता के नाम। आइए इस लेटर को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं ताकि आप आसान शब्दों में समझ सकें कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए अब तक क्या क्या किया और उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। सबसे पहले आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस चिट्ठी में कोविड-19 का जिक्र किया है कि उनका कोविड-19 इस महामारी का अनुभव कैसा रहा, साथ ही उन्होंने कैसे कोविड-19 महामारी को मैनेज किया। कोविड काल में जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के सामने थी क्योंकि देश की सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है और सबसे ज्यादा प्रवासी उत्तर प्रदेश के हैं जो देश के अलग अलग इलाकों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे याद आता है जनता कर्फ्यू का वो दिन जब कोरोना के गहराते संकट के बीच महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय ने फोन पर बातचीत कर मुझसे प्रदेश की तैयारी के संबंध में जानकारी ली थी। उन्हें चिंता थी कि कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश इस महामारी का सामना कैसे करेगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश इस आपदा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और अंततः हुआ भी यही। कोविड से निपटने के लिए योगी ने एक टीम बनाई जिसे नाम दिया गया टीम 11। इसमें मंत्री और टॉप लेवल के अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने कोविड काल में बड़ी ही रणनीति के साथ इस कोविड से मुकाबला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। इसके अलावा योगी जी पत्र में यह भी लिखते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, लाइन में डिस्टरबेंस था, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। उस समस्या को भी दूर किया और अब बहुत हद तक बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने लेटर में दावा भी किया कि उन्होंने उत्तर भारत को गरीबी से बाहर निकालने के लिए गंभीर प्रयास किया है। सीएम ने अपने लेटर में लिखा कि 4 साल में 40 लाख परिवारों को आवास मिला, 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मिला, हर गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया, गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर योगी सरकार ने काम किया है। न सिर्फ छोटी सड़कें बल्कि एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का भी काम तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे इसमें शामिल हैं। किसान और किसानों की आमदनी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। गन्ना किसानों का जो बकाया था वो मिलों पर करोड़ों का रहा है और यह समस्या सालों से उत्तर प्रदेश में बनी रही।
लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने दावा किया कि अब फसल का सही दाम किसानों को मिलेगा और वो भी सीधे उनके खाते में। किसानों के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने लेटर में लिखा कि उन्होंने किसानों की प्रगति को नया आयाम देने वाले प्रयास किए हैं। किसानों को एमएसपी से अधिक मूल्य जहां मिले वहां बेचने के लिए स्वतंत्रता हासिल है। प्रदेश सरकार ने दशकों से पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया। किसान के प्रति यह अपनी प्रतिबद्धता ही है कि प्रदेश में अब तक 1.26 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार के 4 साल का हिसाब किताब आपके सामने है। मुख्यमंत्री ने अपने लेटर में वो सभी बातें लिख दी हैं जो उन्होंने किया है और जो करने वाले हैं। अपने पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्रह्मण्यभ्य शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।